हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अकाउंट की स्पेशल सीरीज जो चल रही थी जिसमें हम लोग आपके साथ में जितने भी एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग में है, चाहे वो आपका यूगेट ट्रिपल एससी हो, एएसए हो, या फिर आपका डीएफसीसीआईएल का हो, या फिर एचटेट हो, केवीएस हो, या फिर डीएसएसबी हो, मतलब ओवरऑल जितने भी पीजीटी के एग्जाम्स हैं प्लस जितने भी आपके अकाउंटेंट के एग्जाम है, इन दोनों के लिए वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल है। आज की जो स्पेशल क्लास है उसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस किए हुए हैं टैली से, ठीक है। और 5 क्वेश्चन अकाउंटिंग से डिस्कस किए हुए हैं। ओवरऑल दोनों तो है अकाउंटिंग के ही पार्ट, मतलब 5 टैली से मिलेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये यूके ट्रिपल एससी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को ही हमने लिया हुआ है, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो जिनका भी यूके ट्रिपल एससी है उनके लिए तो वन ऑफ द मोस्ट है, और बाकी लोगों के लिए तो भैया देखना कंपलसरी है, क्योंकि एग्जाम किसी से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए क्लास को डिस्कस करते हैं। 32 पार्ट है ये। इससे पहले 31 पार्ट ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप अकाउंटिंग एमसीक्यूज को देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 306 नंबर का है, इसका मतलब 305 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं आप लोगों के साथ में। क्या बोलता है? द शॉर्टकट की फॉर कंपनी क्रिएशन इज। टैली में याद रखिएगा, मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको अकॉर्डिंग टू टैली पूछ रहा हूँ, तो टैली में शॉर्टकट की कौन सा होगा कंपनी क्रिएशन करने में? चलिए चूज करके बताइए। अल्ट F2 चूज कीजिएगा, कंट्रोल F2 चूज कीजिएगा, अल्ट F2 चूज कीजिएगा, अल्ट F3 चूज कीजिएगा, या फिर कंट्रोल F3 चूज कीजिएगा। फटाफट बताइए किन किन चीजों को चूज किया जाएगा। चलो मैं एक करके सब बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को सभी चीजें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। बेसिकली जो कंट्रोल और F2 चूज करते हैं ये होता है हमारा सेल ऑर्डर वाउचर के लिए, ठीक है ना। कंट्रोल F2, चलो कंट्रोल F2 बताओ किसके लिए होता है, सॉरी अल्ट F2। अल्ट F2 होता है चेंज सिस्टम पीरियड के लिए, ठीक है। अल्ट F3 के लिए होता है, ये होता है हमारा कंपनी क्रिएशन के लिए। राइट आंसर यही हो गया हमारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। और अगर मैं F3 की बात करूं तो ये होता है कंपनी इंफॉर्मेशन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? ये चारों के चारों आप फटाफट नोट डाउन कर लो, क्योंकि एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से शॉर्टकट की आपसे पूछे जाएंगे, और अगेन पहले भी पूछा गया है तो अगेन पूछा जाएगा, क्योंकि टैली में इस तरह के ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है? F10। F10 इज अ शॉर्टकट की फोर। देखो उस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपको सीधे कोई शॉर्टकट की दे देगा, बता आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा F10 अगर आप प्रेस कर रहे हो तो टैली में कौन सा वोचर क्रिएट हो जाता है, पेमेंट का, मेमो का, रिसिप्ट का, या फिर परचेस का। चलिए बताइए कौन सा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेमो का होगा, ठीक है ना। क्लियर है ये सभी चीजें? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो दूसरी चीज मैं बता दूं कि ये जो शॉर्टकट की जितने भी हैं आपको देखने को यहाँ मिल रहा है, ठीक है ना, जितने भी शॉर्टकट कीज हैं, नेक्स्ट वीक इन द सेंस ऑफ आपके मंडे से अगले जो संडे होगा उससे पहले हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जितने भी लोगों ने प्रीमियम प्लान लिया हुआ है उन लोगों को देखने को मिल जाएगा सारी शॉर्टकट की टैली के, ठीक है। जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं खास करके वो सब चीजें, जो शॉर्टकट की तो अनलिमिटेड है, बहुत सारे हैं भैया, एक दो नहीं है, 100 200 से ज्यादा है। बट मैं वो सब डिस्कस करूंगा जो आपके लिए एग्जाम के रिगार्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेल रिटर्न आर रिकॉर्डेड इन। देखो बेसिक क्वेश्चन है ये, टैली का बोल दो या फिर नॉर्मली बोल दो, सिंपल सा समझने वाला क्वेश्चन है कि जो सेल रिकॉर्ड होता है या फिर सेल रिटर्न जो होता है, ठीक है, बेसिकली आप उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हो? सेल वाउचर में, डेबिट नोट में, रिसिप्ट में, या फिर क्रेडिट नोट में? चलिए चूज कीजिए और बताइए। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक अकाउंटिंग के क्वेश्चन है। आप इसे टैली की तरह भी यूज कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो बेसिक अकाउंटिंग वाला पार्ट है। सेल रिटर्न हमारा क्रेडिट नोट में जाता है। किसमें जाता है? क्रेडिट नोट में। ऑलरेडी हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस कॉमर्स में भी देखे हुए हैं, क्योंकि मैंने बोला ना ये अकाउंटिंग का ही बेसिक टर्म है, आप चाहो तो टैली में भी इस्तेमाल कर सकते हो बेसिक चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईआरपी स्टैंड फॉर। ईआरपी अगेन टैली के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ईआरपी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है टैली में, यानी कि कंप्यूटर अकाउंटिंग में जो भी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, याद रखिएगा ये सभी की सिर्फ आपकी कंप्यूटर अकाउंटिंग के हिसाब से काम कर रही है, ठीक है ना। चलिए फटाफट बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग, ठीक है ना। क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है मेरे ख्याल से ये चीज। देखो बेसिक चीजें हैं, इनका फुल फॉर्म ही आपको याद रखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, बेसिक तरीके हैं, इन्हें अच्छे से एक बार रीड करो, वही आसान तरीका है। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द होम स्क्रीन ऑफ टैली इज ऑल्सो नोन एज, जो होम स्क्रीन होता है टैली का, उसे और किस नाम से जानते हैं हम लोग, आपसे ये पूछा जा रहा है। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन और एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है ये। ठीक है, फटाफट चूज कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, गेटवे ऑफ टैली। क्लियर है, ये चीज बेसिक क्वेश्चन है, इसे अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पर अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर लोग अक्सर इसे अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में टिक कर देते हैं, जो कि गलती हो जाता है। बट ये चीज ध्यान में रखना है आपको कि ये क्या है, हमारा गेटवे ऑफ टैली है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो वहां तक हमारे अकाउंटिंग के क्वेश्चंस थे। अब जो हमारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बेसिक अकाउंटिंग के क्वेश्चन थे। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया जो 5 क्वेश्चन वो टैली के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो बेसिक अकाउंटिंग के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बताइए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डज नॉट कंटेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA में हम लोग यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा पार्ट ऐड नहीं करते हैं। नेम ऑफ कंपनी, जी हाँ ये ऐड किया जाता है। रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑफिस कहाँ पर है वो किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी, कंपनी का क्या बनाने का उद्देश्य है, कि किस मोटिव से बना रही है, मतलब कंपनी किस तरह के कल्चर और किस तरह की काम करती है वो शो किया जाता है। डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड, डिविडेंड कंपनी कितना देगी नहीं देगी इसके बारे में कंपनी कोई डिस्कशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू सोल प्रोप्राइटर, हमें बताना है कि यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हुए इनमें से सोल प्रोप्राइटर यानी कि एक जो सिंगल स्वामित्व वाली कंपनी होती है या सिंगल स्वामित्व वाला फर्म होता है, वहां पर उसमें से कौन सा यहाँ पर जो 4 टॉपिक है उनमें से सही है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जी हाँ ये सही है, पहला ही ऑप्शन आपके लिए सही है। बट बाकी ऑप्शन भी अगर हम लोग देख लेते हैं जिससे आपको जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी। लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ अ फर्म अ सेपरेट फ्रॉम ऑनर, देखो ये लाइन ही गलत होती है। सोल प्रोप्राइटर में सेपरेट फ्रॉम ऑनर नहीं होता है, बल्कि ऑनर और जो बिजनेस होती है बल्कि वो दोनों क्या होते हैं, दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। अब अलग अलग नहीं होते हैं तो गोइंग कंसेप्ट कॉन्सेप्ट वहां पर काम नहीं करने वाला है अच्छे तरीके से। ठीक है, ऑनर हैज नो कंट्रोल ओवर क्रूशियल बिजनेस डिसीजन, तो जाहिर सी बात है नो कंट्रोल तो हो ही नहीं सकता भैया, जब सिंगल बंदा है तो जाहिर सी बात है जितने भी डिसीजन होंगे वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट डिसीजन या कोई भी डिसीजन छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, सारे के सारे ऑनर को ही लेने पड़ते हैं। तो ये अगेन राइट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नो बोला जा रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट कंपनी इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, हमें बताना है कि प्राइवेट कंपनी का यहाँ पर जो कैरेक्टर दिए हुए हैं इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है। अगेन आपको नहीं वाला बताना है। ठीक है, नहीं वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से ध्यान रखना है। क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट लीगल एग्जिस्टेंस, जी हाँ ये होता है, ये सोल प्रोप्राइटर में नहीं होता है, बट प्राइवेट कंपनी या कंपनी के केस में ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये होना ही होना है। ठीक है, नीड नॉट टू फाइल अ प्रोस्पेक्टस विद रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास हमें प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं होती है। जी हाँ, अगेन ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है, क्योंकि क्वेश्चन में नो पूछा हुआ है। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड, यही तो नहीं होता है भैया, अनलिमिटेड वाले सोल प्रोप्राइटर में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नॉट वाला पूछा गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इनकी लाइबिलिटी कितनी होती है, जितना इन्होंने पेड किया हुआ था, यानी जितना इनका पेड अप कैपिटल होता है ना, सिर्फ वहीं तक की इनकी लाइबिलिटी होती है, उससे ज्यादा इनकी लाइबिलिटी नहीं होती है। और क्या बोलता है, शेयर आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, ये लोग अपने जो शेयर्स हैं उसे फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते हैं। देखो प्राइवेट कंपनी के केस में बात हो रही है, तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत लोग यहाँ पर मेरे ख्याल से इसको भी चूज कर लें कि नॉट अ फ्रीली ट्रांसफरेबल हो रहा है ये। ठीक है, कि वो आराम से ट्रांसफर नहीं कर सकते। देखो बेसिक चीजें अगर मैं यहाँ पर सभी चीजों को देखूं ध्यान से दूं, तो यहाँ पर सी सबसे ज्यादा रॉन्ग दिखाता है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहां तक बात है ट्रांसफरेबल की, तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस क्रिएट हो सकते हैं जहां पर ये हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस क्रिएट किए जा सकते हैं और बहुत सारे कंडीशंस क्रिएट होते हैं, क्योंकि डिपेंड अपॉन कंपनी में कितने मेंबर हैं। अगर मेंबर की संख्या बढ़ती है, ठीक है, मेंबर्स की अगर संख्या बढ़ेगी तो अगेन ये शेयर ट्रांसफर होगा। तो ये चीजें एक तरह से आप बोल सकते हो ट्रू भी है और नहीं भी। बहुत लोग यहाँ पर मे भी इसको ऑब्जेक्शन में डाले हैं कि सर इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, क्योंकि ट्रांसफर नहीं कर सकता। मैं बता दूं अगेन आपको, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें हम लोग ये शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर।
अगेन मैं वो रिपीट करूंगा, ये यूके ट्रिपल एससी में क्वेश्चंस आया हुआ है और उसमें भी ये ऑप्शन सी ही दिया गया था, तो आपको सी ही चूज करना है, ठीक है ना। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी आर गवर्न बाय। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो किसके अंतर्गत बनाई जाती है। अगेन आपको सिर्फ और सिर्फ डेट याद रखना है, 1912, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत बनाई जाती है। बेसिक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर हाउस यूज्ड कीपिंग इम्पोर्टेड गुड्स नॉट क्लियर्ड बाय कस्टम ऑथोरिटीज इज नोन एज। यानी कि बोला जा रहा है कि जो बेसिक जो इम्पोर्टेड गुड्स होती है, यानी कि जो बाहर से गुड्स आ रही है हमारी, जो वेयर हाउस में रखी जा रही है, बेसिकली वो क्लियर्ड होनी चाहिए और कस्टम ऑथोरिटीज के बीच में होती है। देखो बेसिक ये जो चीज है, मैं एक सिंपल सा आपको इसका आंसर बताता हूँ। ये आंसर है बाउंडेड वेयर हाउस। होता क्या है, सबसे पहले एक बार आपको मैं वो समझा दूं जिससे आपको ये चीज समझने में बड़ा ही ईजी हो जाएगा कि आखिर ये हैगा। देखो बाउंडेड वेयर हाउस में बेसिकली उन वैसा एक वेयर हाउस होता है जो काफी हाई सिक्योर्ड होता है, काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन होता है, क्योंकि इसमें जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं वो तुरंत ही ट्रांसफर करने के लायक होते हैं। मतलब यहाँ पर रख करके ऐसा नहीं कि 10 दिन लगा दिए 20 दिन लगा दिए, यहाँ पर वो गुड्स रखे जाते हैं, यहाँ पर वो गुड्स यूज किए जाते हैं जो हमें इमिडिएटली बेसिस पर ट्रांसफर करना होता है। और ये जो जो कस्टम ड्यूटीज होती हैं उन यहाँ पर वो सबसे ज्यादा वो नजर रखते हैं और सबसे ज्यादा यूज करते हैं। बेसिकली आप बोल सकते हो इसमें जितने भी खाने पीने वाले आइटम्स होते हैं, फूड्स वगैरह होते हैं, लिक्विड आइटम होते हैं, उन सबको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपने अच्छे स्कोर किए होंगे। 10 में से आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगेन आप लोगों से सामने मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना। आप सभी से राधे राधे।